स्टूडेंट, मैं आ गया कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के अगले लेक्चर पे। जैसा कि अभी पहला चैप्टर चल रहा है कूलाम का नियम, जो है चैप्टर चल रहा है कूलाम का नियम। यह कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के फर्स्ट पेपर का फर्स्ट चैप्टर है। तो बच्चों इसमें जो है क्या पढ़ना है, हम लोग एक बात इसमें देखते हैं कि आखिर जो इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत क्या होता है। बच्चों, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है, समझो। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत बच्चों यही है कि जैसे परमाणु, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। जो परमाणु होता है वह 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको बताएं बच्चे, जो प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन होता है, इसमें देखो ये अवगत करा दिया गया कि प्रोटॉन पे धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वह उदासीन होता है। समझे? तो जो परमाणु होता है, परमाणु के बीच में एक होता है नाभिक, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इस नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं होती हैं। इस कक्षाओं में बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए ना, जैसे सपोज करो, एक बात और फिक्स है कि जितना प्रोटॉन पर धनावेश होता है, जैसे प्रोटॉन पर धनावेश होता है 1.6 गुणा 10 के पावर 19 कूलाम, उतना ही इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है 1.6 गुणा 10 के पावर 19 कूलाम। समझे? ये धनावेश होता है, ऋणावेश होता है। तो इसमें हुआ क्या, इंक डालें थोड़ा, बच्चे रुको। फिजिक्स बच्चों कक्षा 12 की बहुत ही समझ समझ के पढ़ने वाली सब्जेक्ट है। जल्दीबाजी नहीं, बहुत आराम से पढ़ते हैं। तो इसमें देखो बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इसलिए पूरा परमाणु पर कौन सा आवेश होता है अगर पूछा जाए, तो पूरा परमाणु विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन। और बच्चों, अब इसी परमाणु में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लेते हैं, अगर सपोज करो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे तो इसमें 2 प्रोटॉन भी थे, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लिए इस परमाणु से, तब इसमें अब एक धनायन हो जाता है। अब एक क्या हो जाता है, धनायन। इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लिए जाएंगे तो जो पहले से 2 प्रोटॉन था, 2 न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकाल लोगे तो उस परमाणु के अंदर 2 प्रोटॉन अब भी रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक में है। इलेक्ट्रॉन एक हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश एक प्रोटॉन के आवेश को निरस्त कर देगा, लेकिन एक प्रोटॉन का आवेश बच जाएगा बच्चों, और प्रोटॉन का आवेश धनावेश होता है, इसलिए पूरा परमाणु धनायन कहलाएगा बच्चों। धनायन, धनायन। ठीक। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने से सामान्य अवस्था किसी पदार्थ में, इसीलिए कहा जाता है, देखो 2 लाइनें यहां पर आएंगी बच्चों। इसमें देखो जो कुछ नोट करने लायक हो नोट करो, तब हम बताएं आगे। थोड़ा पानी पिया जाए तब तक।
अच्छा बच्चों, चलो आगे बताएं। देखो, पहली बात निकल के आएगी, यदि कोई वस्तु वस्तु धनावेशित है, तो अगर कोई वस्तु धनावेशित है तो उसमें सामान्य अवस्था से उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अगर कोई वस्तु धनावेशित है तो उसमें सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। जितने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। या ये कह सकते हो कि अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी कर दी जाए तो धनावेशित हो जाता है। मतलब ये जान जाओ, अगर कोई वस्तु धनावेशित है, जैसे सपोज करो एक कांच की छड़ होती थी, धनावेशित हो जाती थी ना, कांच की छड़, कांच, अगर एक कांच की छड़ धनावेशित है तो ये जान जाओ इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसके परमाणुओं से, कांच के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, इसीलिए धनावेशित हुई है, तो प्रोटॉन इस पे हावी हो गया। बच्चों समझे? समझने की कोशिश करो। दूसरी बातें निकल के आती है कि अगर यदि कोई वस्तु ऋणावेशित है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। यदि कोई वस्तु ऋणावेशित है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो ये दो लाइन तुमको याद रखना बच्चों। इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं धनावेशित या ऋणावेशित होने के लिए। ठीक, अब देखो एक हेडिंग आती बच्चों, वैद्युत आवेश का संरक्षण। तो एक हेडिंग आई, इस हेडिंग को समझा जाए, वैद्युत आवेश का संरक्षण। देखो आवेश का संरक्षण बस एक लाइन है, मतलब ज्यादा इसमें लॉजिकल समझने वाली कोई चीज नहीं है। समझने वाली है लेकिन आगे चल के समझा जाएगा। बस इतना याद रखो कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे क्या हुआ, अगर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों एक दूसरे के समीप आ गए, तो जो निकाय बनेगा बच्चों, जैसे मान लो कि दोनों एक दूसरे से सट के एक निकाय बना लिए, तो ये पूरा का पूरा निकाय पर कोई आवेश नहीं होगा, ये वैद्युत उदासीन होगा, विद्युत उदासीन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ बच्चों कि इलेक्ट्रॉन का जो ऋणावेश वो खत्म हो गया, प्रोटॉन का जो धनावेश वो खत्म हो गया। वो तो एक दूसरे के पास आ जाने के कारण इलेक्ट्रॉन पे धनावेश है और प्रोटॉन पे ऋण, अरे क्या हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश है
और प्रोटॉन पे उतना ही धनावेश और दोनों एक दूसरे के पास आए तो वो दोनों एक दूसरे के आवेश को निरस्त किए हुए। हाँ, लेकिन इनको अगर हम दूर दूर कर दें बच्चों, इनको फिर से अलग कर दें तो इनके आवेश, जितना आवेश इस पे है उतना रहेगा और जितना आवेश इस पे है इतना रहेगा। ये ऋणावेशित रहेगा और ये धनावेशित रहेगा। तो इसी चीज को कहा गया आवेश का संरक्षण। इसको जरा नोट करो बच्चों, तब आगे बताएं अच्छी अच्छी बातें। देखो ऐसा है, यहाँ पे हम तुमको फिजिक्स समझाएंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट बातें इसमें नोट करते रहो, एक नोट बना लो तो सही रहेगा। देखो अब ये समझना है कि आवेश का मात्रक क्या होता है। जैसे आवेश का मात्रक वाली बात आ गई ना, आवेश एक राशि है ना, आवेश क्या है, एक राशि है बच्चों, राशि है। जैसे कोई भी राशि होता है, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो उसमें राशियों का मात्रक होता है। जैसे तुमको बताया गया था कि मूल राशियां 7 होती हैं, उनका मात्रक होता है बच्चों। देखो देखो समझो, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, एक हेडिंग हम लगाएं, आवेश का मात्रक। देखो आवेश को बच्चों क्यू से डिनोट करते हैं। अब हमको पता है जो एक सूत्र होता है बच्चों, कक्षा 10 का सूत्र है, वैद्युत धारा I बराबर आवेश Q अपान समय T। इसमें मैं बता चुका हूं कि जो वैद्युत धारा होता है इसका मात्रक ये मूल राशि है, इसका भी मात्रक फिक्स है। समय भी एक मूल राशि, इसका भी मात्रक फिक्स है। आवेश मूल राशि नहीं है, आवेश एक व्युत्पन्न राशि है। जैसे इस फार्मूले को आवेश के टर्म में बनाओ तो समय का धारा में गुणा हो जाएगा, मतलब आवेश Q बराबर धारा I गुणा समय T, ऐसे बन गया। तो आवेश जो होता है बच्चों वो एक मूल राशि नहीं होता है, वह एक व्युत्पन्न राशि होता है जो धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है। समझे? तो बच्चों यहाँ पर जो है समझ लो गर्मी का मौसम है और यहाँ पर पानी वानी पीते हुए मैं तुम्हारे लिए लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, इसको बुरा मत मानना, ठीक? तुम पढ़ते रहो, सारे कंसेप्ट में तुमको तैयार कराऊंगा। पानी वानी पीते रहा करो, पढ़ाई है, पढ़ाई तो होता ही रहेगा। अच्छा अब आओ समझे। देखो आवेश का सूत्र लिखे यहां पहले, आवेश का मात्रक चाहिए तो आवेश Q बराबर धारा I गुणा समय T। इसलिए अगर आवेश का मात्रक चाहिए, हमें आवेश Q का मात्रक चाहिए, अगर आवेश का मात्रक चाहिए तो I का मात्रक लिखना पड़ेगा।
अगुड़ा टी का मात्रक लिखना पड़ेगा, आई का मात्रक एम्पियर हुआ, समय इसका सेकंड हुआ, इसलिए क्यू का मात्रक हो गया एम्पियर सेकंड। अब इस एम्पियर सेकंड को एक वैज्ञानिक के नाम पर इस मात्रक को कूलाम कहा गया बच्चों, कूलाम, एक शब्द में बना दिया गया। तो इसलिए आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम हो गया। इसको जरा नोट करो और समझो कैसे बना। ठीक, अच्छा अब देखो एक बात समझे, जो जैसे क्या होता है कि ये समझो कि एक कूलाम आवेश है, एक कूलाम आवेश कितना आवेश होता है ये हम लोग समझेंगे, लेकिन एक कूलाम आवेश मान लो, समझो पहले एक कूलाम क्या होता है। आवेश का मात्रक कूलाम हो गया, ये फिक्स हो गई बात। इस तरीके से पता करते हैं, इसको नोट कर लो, चीजें समझो। अब देखो ऐसा है ना कि जो बाई चांस मान लो, देखो ऐसा होता है, हमें हर एक चीज सोचना पड़ता है बच्चों, कुछ हर एक चीज बनानी पड़ती, कुछ बना कर नहीं आया रहता है। बनाने का मतलब क्या हुआ, जैसे धारा है, किसी तार में धारा बह रही है, विद्युत धारा, धारा आई किसी तार में बह रही है, इस विद्युत धारा को मापा जाता है कि भाई कितनी धारा बह रही है। तो इसको नापने के लिए अमीटर बना हुआ है, अमीटर। तो अगर इस तार में धारा बह रही है, देखो भाई कहीं एक जगह से पकड़ना पड़ेगा, और जहां से पकड़ोगे वह ना समझ में आएगा, ठीक है ना, वो ना समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे कोई तुमसे कहता है कि भाई बताओ ये बताओ कि अ, जैसे 1 मीटर है, 1 मीटर, 1 मीटर समझ में आता है सबको कितना लंबा चौड़ा होता है। सपोज करो ये 1 मीटर है, 1 मीटर तो काफी ज्यादा होता है, 1 मीटर समझते हो ना, 1 मीटर। तो 1 मीटर जो होता है उसको लोग 1 मीटर के हिसाब से दूरी को नापते हैं कि भाई देखो 1 मीटर दूरी है, तो अगर 1000 मीटर हुआ तो क्या हुआ, 1 किलोमीटर। मेरी बात को समझो, देखो ये कॉपी किताब वाली बात नहीं है, ये दिमाग वाली बात है, समझने सोचने और समझने वाली बात है। फिजिक्स में जब भी तुम इंटर करते हो बच्चों, तो नेचुरलिटी जोड़नी पड़ती है, नहीं कि लिख दिया और उसको नोट कर लिया तो फिजिक्स आ गई बच्चों। फिजिक्स सोचना समझने वाली सब्जेक्ट है, और मैं तुमको वही सोचने समझाने जा रहा हूं। देखो समझो, जैसे मैंने क्या कहा, बातें समझना। 1 मीटर है, तो 1 मीटर के हिसाब से बता दिया जाता है कि भाई 1 किलोमीटर। तो बता दिए कि 1 मीटर अगर 1000 बार जुड़ गया तो 1 किलोमीटर हुआ। अब 1 मीटर के नीचे 1 मीटर को इस प्रकार भी बताया जाता है। देखो तुम कक्षा 12 के स्टूडेंट समझा करो, 1 मीटर खुद 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में खुद 100 सेंटीमीटर होता है। अब मान लो कि, तो 1 मीटर क्या है, 1 किलोमीटर क्या है, अगर कोई तुमसे पूछा 1 किलोमीटर क्या है, किलोमीटर क्या है, तुमने कह दिया 1000 मीटर।
तो जो मीटर है वो किलोमीटर से छोटा है बच्चों, ठीक ना। तो मीटर एक लिया गया पैमाना है, फिर उसी मीटर एक तुम्हारा जो है एक लिया गया यूनिट पैमाना है, और उसी मीटर के हिसाब से किलोमीटर बना दिया गया। मीटर, जैसे अगर तुम कोई काम करते हो बच्चे, लोग व्यवहार में क्या करते हैं, कोई काम करते हैं तो एक नपना बना लेते हैं, नपना, इतना बड़ा नपना बना लिए। जैसे आज के समय में तो नापने का हर एक सिस्टम बना है, तो अंदाजा विधि से, जो नहीं पढ़े लिखो, जो पढ़े लिखे चीजों को नहीं यूज करते थे बच्चों, तो वह किसी चीज को नापने के लिए एक नपना बना लेते थे। मान लो इतना बड़ा डंडा बना लिया, एक नपना। अब इसी डंडे के हिसाब से छोटी चीज को भी वो बता देंगे कि भाई कितना है, और बड़ी चीज को भी बता देंगे, ठीक ना। 4 डंडा नाप दिया, 5 डंडा नाप दिया, तो एक यूनिट होता है बच्चों, इसको कहते हैं यूनिट। ठीक इसी तरीके से मीटर यहाँ पे एक यूनिट है। मीटर के हिसाब से हम किलोमीटर को भी समझाते हैं, जो कि मीटर से बड़ा है, और मीटर के हिसाब से हम ही सेंटीमीटर को भी समझाते हैं, जो कि मीटर से छोटा है। ठीक उसी तरीके से एम्पियर है बच्चों, देखो आओ समझा जाए। अब 1 एम्पियर क्या है, वो हम लोग अभी थोड़ा उसको दूसरे हिसाब से समझेंगे। तो मान लो किसी तार में यहां पर हमने अमीटर लगाया, और इस तार में हमको पता चला कि 1 एम्पियर की धारा इस समय बह रही है, 1 एम्पियर की धारा इस समय बह रही है, इसी तार में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, एक धारा 1 एम्पियर। तो अगर 1 एम्पियर की धारा बहती है, तो जब धारा बहती तो अपने साथ आवेश लेकर जाती है, तो वह 1 सेकंड में, समय 1 सेकंड में अगर 1 एम्पियर की धारा बहेगी, तो इस तार से इस पार से इस पार, मान लो इस पार से इस पार 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश चला जाएगा। आवेश Q बराबर 1 कूलाम। 1 कूलाम हम लोग कहते हैं कि अगर 1 एम्पियर की धारा किसी तार में बह रही है, तो पर सेकंड वह 1 कूलाम आवेश इस तार से के किसी अनुप्रस्थ काट से पर सेकंड 1 कूलाम आवेश को क्या कर देती है, प्रवाहित कर देती है बच्चों, ठीक ना। तो यहां फिजिक्स में ये बात समझना जरूरी है। फिजिक्स में तुम लोग लिखोगे कि 1 कूलाम एक किसी चालक में, चालक माने तार, चालक में यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती हो, तो चालक में प्रवाहित आवेश 1 कूलाम होगा, 1 कूलाम होगा। इसको जरा बच्चों नोट करो। अच्छा बच्चों, इसको नोट करो, तब हम तुमको एक बात बताएं, उसको भी क्लियर करा दें इस लेक्चर में। फिर आगे के लेक्चर में, ये लेक्चर देखो थोड़ा सा
थियोरेटिकल था, फिर आगे के लेक्चर में बच्चों हम अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे, लेकिन इस बात को भी और समझो। फिर इन्होंने कहा कि अगर 1 एम्पियर की मानो परिभाषा देनी हो, 1 एम्पियर क्या होता है, की परिभाषा इन्होंने दूसरे हिसाब से दिया। 1 एम्पियर की परिभाषा इन्होंने कहा कि अगर मान लो निर्वात में या वायु में दो तार हो जो एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, दो तार हो जो एक दूसरे के समांतर हो और इसमें धारा बह रही हो एक ही दिशा में, इनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, इन तारों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो अगर इसमें समान धारा मतलब बह रही हो, अगर मान लो एक तरफ से ऐसे बह रही हो आई और ऐसे बह रही हो आई, आई माने धारा, और इन तारों के बीच यदि इन तारों के बीच प्रतिकर्षण बल अगर देखो किसी तार में एक ही दिशा में धाराएं बहेंगी तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो इनके बीच अगर प्रतिकर्षण बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन लगता हो, न्यूटन प्रति मीटर लगता हो, प्रति मीटर माने 1 मीटर, सपोज करो एक यहां से लेकर यहां तक 1 मीटर और यहां से लेकर यहां तक फिर 1 मीटर, अगर पर मीटर के हिसाब से इनके बीच प्रतिकर्षण बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर प्रति पर मीटर लग रहा हो, तो ये कहा जाएगा इन तारों में जो धारा बह रही है वो 1 एम्पियर की बह रही है, इसमें भी 1 एम्पियर की, इसमें भी 1 एम्पियर की हो, तो तार या चालकों में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। 1 एम्पियर की डिफिनीशन बच्चों इस प्रकार दिया गया, कैसे दिया गया, यदि दो सीधे व समांतर चालक निर्वात अथवा वायु में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और उनके बीच समान धाराएं बह रही हों, यदि उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर के हिसाब से हो, तो कहा जाएगा कि इन तारों में जो धाराएं बह रही हैं वो 1 एम्पियर की बह रही हैं। समझे बच्चे? तो ये हुआ है 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर की परिभाषा तुम्हें समझ लेना चाहिए बच्चों। मैंने फिर से बताया कि 1 एम्पियर की परिभाषा समझो लैंग्वेज में। अगर दो तार हो, कोई जरूरी नहीं है याद करना बच्चों, समझ लो कि क्या मैं बता रहा हूं, बस याद नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं एकदम वही नहीं बोलना है, हाँ वो चीज बोलना है जो मैं समझा रहा हूं, ये नहीं कि जो मैं एकदम बोल रहा का बोला खाओ, नहीं, तुम भी ऐसा बोलो कि जो मैं बोल रहा हूं वो निकल जाए। जैसे देखो दो तार हो निर्वात अथवा वायु में एक दूसरे के समांतर, समांतर तुम जानते ही हो कि एकदम सीधे सीधे हो, उनमें धाराएं बह रही हो, वो उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर प्रतिकर्षण बल इतना लग रहा है तो ये जान जाओ कि इनके बीच 1 एम्पियर की धारा बह रही है। अगर प्रतिकर्षण बल इनसे कम है जैसे 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर से कम है प्रतिकर्षण बल, तो ये जान जाओ कि 1 एम्पियर से कम धारा बह रही है। भाई प्रतिकर्षण बल जितने ज्यादा लगेगा, क्योंकि धारा बहेंगी तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो जितने अधिक लगेगा धारा उतने अधिक है, जितने कम धारा बहेगी उतने कम प्रतिकर्षण बल लगेगा बच्चों। समझो? तो इस बात को नोट करो बच्चों। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे फिजिक्स के सारे लेक्चर आ रहे हैं। अगर तुम इसके पिछले लेक्चर को नहीं देखे हो तो मैं तो कहूँगा कि स्टार्टिंग से यहाँ पर क्लास कक्षा 12 के फिजिक्स के सारे लेक्चर देखो, तुम्हें सारी चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट किया करो कि तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही या नहीं आ रही हैं। तो बच्चे आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।